चलो भैया बच्चों जनाब कैसे हैं सब लोग। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक पेपर जेईई एडवांस का 2022 जो आपने रिसेंटली दिया होगा कुछ बच्चों ने, है ना। जो हिंदी वाले बच्चे हमारे, हिंदी के विशेष योगदान जो उन्होंने दिया है इस क्षेत्र में, उस पर थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। वैसे बच्चों मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश का ज्यादा मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे इंग्लिश का जो हमने शूट मेन चैनल पर कर रखा है वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैथ्स में एक इंडिविजुअली यहां पर मैं बना देता हूं जनाब आपके लिए, ठीक है। अच्छा, और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, कौन सी बातें से मजेदार थी, कौन सी बात में गेम खेला गया, ये सारी बातें जनाब हम लोग करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। टाइम ज्यादा ना खराब कर कर सीधी काम की बात पे आते हैं साहब। चलो तो बढ़िया सी सांस ले लो गहरी सी एक, और आ जाओ जनाब मैदान में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शन से आया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसको बच्चों हम कायदे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, आईटीएफ, जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है, और ये इंटीजर में क्वेश्चन पूछा गया था, जेईई एडवांस का सबसे पहला क्वेश्चन था। ऐसा बच्चों को सॉल्व करना है आपको, कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या गेम यहां पर दे रखा है। कई बच्चों ने बहुत गलतियां करी होंगी, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर याद रहता है 10 वर्स एक्स प्लस 10 वर्स वाई, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, वो 1/3 3/2 ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस वाली चीज को थीटा मान लूं, जैसे बेटा मैंने कहा कि माना कि लेट tan इनवर्स √2 अपॉन पाई की जो वैल्यू है उसको मैंने थीटा मान लिया, तो यहां से बेटा tan थीटा कितना आ जाएगा सर, यहां से tan थीटा आ जाएगा आपके पास √2 अपॉन पाई, ये लो साहब। अच्छा, एक त्रिकोण बना लेते हैं, त्रिभुज जिसको अपन कहते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा भैया, ये आपका एंगल थीटा होगा, हाँ सही है साहब, तो ये √2 होगा, ये पाई होगा जनाब, सही है सर, और ये वाला बच्चों होगा पाई² प्लस 2 रूट के अंदर, ये लो। वैसे कायदे से बच्चों सारे एंगल में पाई² प्लस 2 पाई² प्लस 2 ऐसा दे रखा है, बस खत्म कहानी, फिनिश। कैसे सर, जैसे बच्चों आप इस पे आ जाओ थोड़ा सा साइन इनवर्स पे, देखो लास्ट वाला तो थीटा हो गया, मैं लास्ट को पहले थीटा लिख लेता हूं प्लस 1/4। बच्चों साइन इनवर्स थोड़ी सी चालाकी है यहां पर, सर क्या चालाकी है, देखो साइन इनवर्स मैंने क्या कर दिया इसमें, मैंने जनाब यहां पर क्या किया, 2 थीटा से इस्तेमाल करा। जैसे एक मैं छोटा सा आपको एक कंसेप्ट याद करवा देता हूं, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा, जरूरत पड़ने पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। हल्का सा आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर याद तो आ रहा है। तो जनाब मुझे कुछ ऐसा ही थोड़ा सा दिख रहा है यहां पर, इसमें आप 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 पाई से डिवाइड कर दो, या पाई से डिवाइड कर दो, ऐसा कर लो। तो मैंने यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया, 2√2 पाई से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे आप, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा, देखो कुछ 2 टाइम्स ऑफ √2, ठीक है जनाब, अपॉन पाई अपॉन 1 + 2 अपॉन पाई का स्क्वायर, इस तरीके से। देखो मैंने यहां से क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, मैं एक्चुअली इस फॉर्मेट में लेके आना चाह रहा हूं बच्चों इसको, बच्चों खत्म कहानी। ये बच्चों कायदे से साइन 2 थीटा हो गया, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू tan थीटा, तो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, हाँ सही है सर, प्लस अब कॉस पे आ जाओ 3/2। बच्चों ये भी ऐसा ही दे रखा है आपको, देखो सारी चीजें √2 और ऐसा कुछ दे रखा है। तो सर एक काम कर लेते हैं, इसको सर हम ऐसा लिख लें, कॉस को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स, हाँ लिख सकते हो। यहां से बच्चों साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है √2 अपॉन दिस, तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा पाई माइनस थीटा है। बस इसकी चालाकी थी इसमें, क्वेश्चन खत्म आपका। ये हो गया साइन 2 थीटा, तो थीटा प्लस 1/4, है ना, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये लो जनाब, इसको हम 2 थीटा लिख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा 2 थीटा बिलोंग करेगा। वैसे यहां से भी हम देख सकते थे कि यहां से हमारा जो थीटा आएगा वो 0 to π/4 आएगा। छोटी छोटी बातें बच्चों, है ना, ज्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास। नेक्स्ट सर 3/2 और ये π/2 माइनस थीटा, सिंप्लीफाई कर लो, देखो इससे ये कट गया, तो θ/2 थीटा प्लस θ/2 और प्लस का 3π/4
माइनस का 3/2 थीटा, इससे ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 3π/4 पहले वाले का। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3/4 पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो आप, तो अप्रोक्स वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है इसकी। 7 से, या फिर ऐसा कर लो भाई 3/4 हो गया 0.75, पाई की वैल्यू 3.14 है ना, तो यहां से कुछ वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसका आंसर हमें पॉइंटों में लिखना था, मतलब है ना कि इसकी ट्रंकेट वैल्यू लिखनी थी हमें। ठीक है साहब, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब इसका आंसर 3/4 आ रहा है। तो बच्चों आईटीएफ का छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर छोटी सी बात, हल्का सा दिमाग लगाना है, पूरा गेम यहां पर खेला गया है। अगर आपको ये पता है तो पूरी कहानी आपकी अच्छी खासी यहां पर सेट हो सकती है जनाब। ठीक है, खत्म कहानी, बस ये सोचने वाला पॉइंट था एक्चुअली। और बच्चों क्वेश्चन जब भी ऑथर देता है तो आपको छोटी छोटी चीजों से देता है, और वो देख लेता है कि यार बच्चा कितना सोच पा रहा है और क्या क्या उसका सीन है साहब। चलो नेक्स्ट। अरे ये रियल टू रियल है बेटो, जो ब्लैक दे रखा है बच्चों, ये रियल टू रियल है, ये भी रियल है। चलो ये एक लिमिट का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन लिमिट का पूछा गया यहाँ पर। ये ज्यादा मतलब पीछे वाले क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे को क्लिक हो गया तो इजी है, अदरवाइज जनरली क्लिक नहीं होता वो। ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा। ये लो साहब, सर एफ दे रखा है, सबसे पहले जी ऑफ अल्फा फाइंड करना है। जैसे ही बच्चों में एक्स की अल्फा डालूंगा तो log 0 अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, तो यहां पर सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लगा दो साहब। तो लिमिट मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं जी ऑफ अल्फा की, ठीक है जनाब, यहां तक लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा। उसके बाद बच्चों आपके यहां पर 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ रूट के अंदर एक्स माइनस का रूट के अंदर अल्फा अपॉन लॉग ऑफ ए टू द पावर रूट एक्स माइनस ए टू द पावर रूट अल्फा। ये लो साहब, ठीक है जनाब। अब क्या करें, डिवाइड कर देते हैं एल हॉस्पिटल, मतलब डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे का। तो सर ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स माइनस रूट के अंदर अल्फा। रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ गया इस तरीके से जनाब। अच्छा साहब ये लो, इसका करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1/e⁻√ रूट एक्स माइनस e⁻√ अल्फा। सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, इनटू e⁻√ x का करेंगे तो सर e⁻√ x, और रूट एक्स का 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, इससे ये कट गया पूरा पूरा। ठीक है साहब यहां तक। अच्छा, और लिमिट आपकी चल रही थी यहां पर x टेंडिंग्स टू अल्फा। अच्छा, थोड़ा सा सर फिर से सजावट हल्की सी करनी पड़ेगी यहां पर, तो सर हल्का सा इसको देख लेते हैं। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो e⁻√ x माइनस e⁻√ अल्फा अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। ये लो जनाब यहां तक, और ऊपर 2 था और नीचे e⁻√ x था। लिमिट आपकी क्या चल रही थी यहां पर, x टेंडिंग्स टू अल्फा। वैसे फिर से बच्चों 0/0 फॉर्म बन गया कायदे से, तो ई से भी कर सकते हैं, फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। चाहो तो एल हॉस्पिटल एक लाइन में लग जाएगा, पर सीधा सीधा ऊपर वाले का e⁻√ और इसका 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। ये लो नीचे वाले का 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। इसका हम करेंगे नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 रह गया, मतलब आंसर फाइनली 2 आ गया। तो जैसे हमने सॉल्व करा बच्चों, तो जी ऑफ अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि सर फाइनल आंसर आ गया अपने पास f ऑफ 2। बच्चों आपको f क्या दे रखा है, sin πx/12, तो सर ये हो गया sin 2π/12, यानी कि sin π/6 विच इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि sin π/6 sin 30 डिग्री, 1/2 0.5। तो बच्चों इसका आंसर आ गया आपका 0.5 सेकंड। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन मैं इसको कहना चाहूंगा, है ना, इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बच्चा कर सकता है। इसमें मतलब कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कहीं भी कोई बात इस तरीके से नहीं पूछी गई जो आपको परेशान कर सकती है। चलो आगे चलते हैं बच्चे, समय का अभाव है अपने पास। ठीक है बच्चों, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, तो अपन कहानी देख लेते हैं कैसे क्या देख सकते हैं एक बार इसको। तो बच्चों ये कोरोना काल का क्वेश्चन, कोरोना बड़े लोग समस्या में परेशान थे, वहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया फिर एक बार। तो देखते हैं एक बार कैसे कैसे शायद बच्चों एक महामारी के अध्ययन में 900 लोगों के आंकड़े में संग्रहित किए गए। ठीक है साहब, 900 लोगों का एक आंकड़ा लिया गया साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 190 लोगों को बुखार है, 220 लोगों को खांसी है, 220 व्यक्तियों को श्वास की प्रॉब्लम है। तो मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूं। जैसे बच्चों मान के चलो कि बुखार वाले जो लोग हैं, है ना, उनको मैं अलग ले लेता हूं, उनके एक डेटा इकट्ठा करते हैं हम लोग। ठीक है जनाब। उसके बाद बच्चों हमारी जो खांसी की समस्या है,
उसको अपन अलग कर लेते हैं। ठीक है जनाब यहां तक। अच्छा लास्ट अपन ले लेते हैं कौन सी वाली प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कई बार सांस लेने की प्रॉब्लम आई थी ना कोरोना में, वही कहानी है बच्चों यहां पर। तो कैसे कैसे देख सकते हैं एक बार इसको देखो। टोटल 900 लोग हैं, तो मैंने एक बक्सा बना लिया, पूरा सेट थ्योरी से होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, अपन देख लेंगे बाद में उसको। अब आपको क्या क्या बोला गया, मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूं, आपको दिखेगा नहीं इधर से। देखो बच्चों 30 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों की समस्या है, तो ये 30 लोग तो ऐसे हैं जिनको तीनों साइड टाइप की प्रॉब्लम है। ये 30 लोग तो ऐसे हैं जिनको तीनों है, या तो बुखार है, खांसी है, श्वास है। अच्छा साहब, उसके बाद 330 लोग ऐसे हैं जिनको बुखार खांसी या दोनों है। अच्छा बुखार खांसी या दोनों, तो बच्चों अल्टीमेटली वो यूनियन है। ये जो 330 दे रखा है ना वो यूनियन है एक्चुअली, यानी 330 विच इज इक्वल टू खांसी वाले मान के चलो अपन के ले लेते हैं, और प्लस उसके बाद क्या है खांसी बुखार, बुखार को अपन बी ले लेते हैं, तो उनका इंटरसेक्शन कितना आएगा, के इंटरसेक्शन बी। अच्छा तो 330, देखो खांसी वाले कितने थे 220, बुखार वाले 190, 220 और 190 410, 410 में से 30 घटा दो 330, 80। अच्छा तो सर इसमें आ गया 50, क्योंकि 30 तो पहले ही आ चुका है। ओके बस यहीं पर बच्चा हल्का सा फंसा होगा तो बाकी का उसको दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्या कर सकते हैं सर, 350 नंबर जो है, देखो 350 व्यक्तियों को खांसी और श्वास, खांसी और श्वास, ठीक है साहब 30 पहले आ चुके हैं, ये डब्बा भरना है मुझे 350। तो साहब 350 खांसी कितने लोगों को है 220 लोगों को, श्वास की समस्या कितने लोगों को है 220 लोगों को, और उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना ये वाला फंडा। तो 410 में से 350 गया तो 90, 90 में से 30 पहले आ चुका है जनाब, ये हो गया आपका 60। अरे वाह, हल्का सा बच्चा फंसा होगा तो यहीं पर फंस सकता है, बाकी का बच्चों दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा नेक्स्ट है आपका 350 था, ठीक है 340 व्यक्ति बुखार और श्वास। अच्छा बुखार और श्वास, तो 340 बुखार वाले कितने 190, श्वास वाले कितने, श्वास वाले 220, और इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन साहब 190 और 220 कितना हो गया, कितना हो गया 410, 300, 320, अरे यार क्या हो रहा है ये 410 ही हो रहा है, हाँ ठीक है 410। अब 410 घटाइए, 410 में 340 घटाना है, 340 घटाना है आपको, कितना बचेगा 70, 60 और 10 70, हाँ 70 बचेगा बच्चों। 30 पहले आ चुका है तो इसमें आएगा फिर 40, ये लो खत्म कहानी। अब आपका क्वेश्चन पूरा होने के पूरे चांसेस हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं बच्चों, एक बार हल्का जल्दी जल्दी देख लो। बुखार वाले टोटल लोग कितने थे 190, 50 और 30 80 और 40 120, टोटल 190 थे। तो कंप्लीट बुखार वाले होंगे 60 लोग, 70 लोग, क्योंकि ये 120 आ रहा है, देखो 50 और 30 80, 80 और 40 120, टोटल 190 थे, 70 कंप्लीट बुखार जिनको है। 50 और 30 80 और 60 140, खांसी कितने लोगों को थी 220 लोगों को, तो 140 लोग ये हो गए। तो 220 में से 140 घटा दो आप, तो 60 और 20 80 लोगों को कंप्लीट खांसी है। ठीक है साहब, बुखार पे आ जाओ एक बार, आप श्वास पे आ जाओ, तो 60 और 30 90 और 40 130 220 लोगों को समस्या थी, तो 220 में से 130 घटा दो आप, 220 में से 120 घटाओ 100 90 आ गया 90, क्योंकि 130 और 90 कितना हो गया 220 हो गया। सही है दादा यहां तक। अच्छा साहब, अब ये टोटल लोग कितने हो गए जिनको समस्या है प्रॉब्लम। अब देखो टोटल लोग तो 900 थे ना, 900 में से कुछ लोग ऐसे भी जिनको कोई समस्या नहीं है, तो अपन ऐड कर लो एक बार इनको, तो 50 और 30 80 और 80 160 और 40 200 260 और 70 6 और 7 13 330 और 420 नंबर आ गए जिनको समस्या है। 420 लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है। टोटल 900 थे तो 480 को कुछ नहीं है, 480 सेफ बैठे हैं, बिल्कुल 480 सेफ बैठे हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रायिकता बताइए, प्रायिकता ज्ञात करिए कि अधिक से अधिक एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्या हो, अधिक से अधिक। ऐसा भी हो सकता है, मतलब उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बताओ आप, नीचे तो 900 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बताइए जिसको अधिक से अधिक एक लक्षण है, ज्यादा से ज्यादा एक ही लक्षण हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो नहीं वाले तो 480 हो गए, इनको कोई समस्या नहीं, फ्री घूम रहे हैं लोग। अच्छा
अधिक से अधिक। बच्चों 70 लोगों को कंप्लीट एक ही बीमारी है बस। अच्छा 80 लोगों को केवल खांसी है, 90 लोगों को केवल श्वास की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आती है 24। सही है जनाब, यहां तक 240 लोग ये हो गए और 480 पहले से था, तो जनाब ये हमारे पास 240 और 480 कितना हो गया, 0 8 और 4 12 की 2 720। तो 720 लोगों को, जिसमें 480 तो ये आ गए जिनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक एक ही प्रॉब्लम हो। तो बच्चों आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सीधा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा 8/10, यानी आंसर आना चाहिए 0.8। ठीक है जनाब, तो छोटी सी कहानी का ये भी क्वेश्चन देखा जा सकता है, तो अपन इसको थोड़ा सा अपन मतलब टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं या मॉडरेट कह लो, बट टफ ठीक है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें देखी गई हैं, बच्चा हल्का सा फंस सकता है यहाँ पर। ठीक है साहब, नेक्स्ट आ जाओ। वास्तविक संख्या समय स्थिर संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों आपको छोटी छोटी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी जेड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योर वास्तविक है तो जेड इक्वल टू जेड बार होता है। ये छोटी सी बात आपने जरूर पढ़ी होगी, बस खत्म कहानी, है ना। तो ये जो नंबर दे रखा है उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 2 - 3z और प्लस का 4z² और प्लस का बैलेंस करने के लिए कितना जनाब 6z अपॉन 2 - 3z और प्लस का 4z²। अलग अलग डिवाइड कर दो तो आपका नंबर आ गया 1 + 6z अपॉन 2 - 3z और प्लस का 4z²। ये लो साहब, ये नंबर आ गया। और थोड़ा आसान करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि 1 + z से डिवाइड कर दो तो 6 अपॉन 2/z माइनस का 3 तो अलग ही चला गया और प्लस का 4z माइनस का 3। बच्चों ये नंबर मुझे प्योरली रियल चाहिए, तो ये वाला नंबर प्योरली रियल होगा, ऐसा कह लो, ये नंबर प्योरली रियल होगा। 2/z प्लस का 4z प्योरली रियल नंबर होगा, तो इसका नंबर इसके बार के बराबर आना चाहिए, 2/z बार प्लस का 4z बार। यहां से भी आसान हो गया। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो 2 कॉमन ले लो, तो बच्चों ये अपने पास आ गया 1/z माइनस 1/z बार विच इज इक्वल टू 4z बार माइनस z। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 2 टाइम्स ऑफ z बार माइनस z अपॉन z इंटू z बार, यही तो प्रॉपर्टी होती है मॉड z² की। हाँ तो सर ये मॉड z² बन गया नीचे विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस इज वॉट z बार माइनस z। इससे ये कट गया है ना, 2 से ये 2 बार कट गया, तो बच्चों कुल मिला के मॉड z² की जो वैल्यू आ रही है डायरेक्टली हाफ आ रही है। तो हमारे पास उन्होंने मॉड z² ही पूछा था, तो इसको भी एक इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, 0.5 आंसर आना चाहिए इसका, तो इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगेन देखो समय स्थिर संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मुझे यहाँ देखते ही क्लिक हो रहा है कि यार सीधा सीधा क्वेश्चन है ये तो, कि जैसे z बार माइनस का z² विच इज इक्वल टू i इंटू z बार और प्लस i इंटू z²। ये लो साहब, z बार वाली कहानी को इधर ले जाओ, इसको इधर भेज दो, तो z बार जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 1 - i, सही बात है सर, और विच इज इक्वल टू z² 1 + i। ये लो साहब, ठीक है बच्चों, इस पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, z से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो z इंटू z बार, ये तो मॉड z² हो गया जो कि एक रियल वैल्यू आएगी, और 1 - i और इसको नीचे ले आओ 1 + i, इस तरीके से विच इज इक्वल टू z की पावर 3। अब बच्चों ये कुछ भी हो यहां पर, ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन तो z इक्वल टू 0 यहां से आ गया, एक तो 0 सॉल्यूशन आ गया पिक्चर में, 0 सॉल्यूशन आ गया एक तो यहीं पर। दूसरा बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो अपन इसको क्यों सॉल्व करें भाई, सॉल्व क्यों करें, इसके सीधे सीधे 3 रूट आएंगे। उसने ऐसा थोड़ी बोला है कि रियल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तो 3 ये 1 ये, तो टोटल आंसर आपका 4 रूट आने चाहिए, इसके 4 सॉल्यूशन आने चाहिए, तो ये भी एक इजी वाला क्वेश्चन अपन इसको कह सकते हैं, आंसर 4 आ जाएगा इसका। ठीक है जनाब, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक बार जल्दी जल्दी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चों आपके सामने दे रखा है कि Ri एक आयत है जिसकी लंबाई Li है और Wi है, Ai क्षेत्रफल है उसका। तो जैसे बच्चों A51 माइनस का A50 विच इज इक्वल टू आपको 1000 दे रखा है। ठीक है जनाब, तो A51 को क्या लिख सकते हैं अपन, सर A51 सबसे पहले तो सर L51 और W51, ये लो, माइनस का L50 और W50, ये लो, विच इज इक्वल टू 1000, ये दे रखा है।
बच्चों ये एपी में दे रखा है L1 L2 L3 समथिंग समथिंग, ठीक है साहब। तो L51 को मैं लिख सकता हूं L1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D1, बिल्कुल सही बात है सर। W51 को क्या लिख सकते हैं सर, W1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D2 माइनस का सेम कहानी इसके साथ, हाँ सर लिख दो सर। ये आ गया अपने पास L1 प्लस का 49 इंटू D1, और भैया ये आ गया अपने पास W1 प्लस का 49 इंटू D2 विच इज इक्वल टू 1000। सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों L1 W1 L1 W1 पिक्चर से गया ये तो, हाँ साहब। अच्छा कट गया ना तो सीधा सीधा। अब देखो L1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो L1 50 D2 यानी कि L1 D2, और यहां पर बच्चों 50 आ रहा है, ठीक है साहब। यहां से ले लो आप L1 का मल्टीप्लाई उसके साथ माइनस का L1 है ना D2, देखो L1 D2 और ये जनाब 49 आ रहा है 49, तो एक घटेगा तो केवल एक ही बचेगा, ठीक है सर। तो मैं सीधा सीधा लिख लेता हूं इसको इधर, ऐसा कर लो आप चाहो तो 50 माइनस का 49 है ना L1 D2, ये लो सर, एक टर्म ये हो गया बच्चों। 50 D1 W1 49 D1 W1, तो अगेन 50 माइनस 49 है ना D1 W1, ये लो साहब ये हो गया, ठीक है सर। अच्छा बच्चों प्लस देखो 50 इंटू 50, तो सर ये हो गया 50 का स्क्वायर, 49 इंटू 49 माइनस 49 का स्क्वायर, और दिस इज व्हाट D1 D2, ठीक है। बाकी का सब कट ही गया इसमें, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1000। यहां तक कोई दिक्कत आपको? मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन करा है जो नॉर्मली पूछा जाता है। तो सर ये अपने पास आ गया L1 D2 प्लस D1 W1, D1 W1 आ रहा है कि D1 W2 आ रहा है? L1 D2 W1 D1, चलो ठीक है जो भी आ रहा है, ठीक है जनाब यहां तक। और प्लस का 50 माइनस 49 एक, और 50 प्लस 49 कितना हो गया 99, तो 99 इंटू D1 D2 की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो भैया ये आ गया 990 विच इज इक्वल टू 1000। तो उधर जाएगा तो केवल 10 बचेगा, इसकी वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी इसकी वैल्यू आ गई 10। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लो एक बार, इसको इतना ही रहने दो, आगे का हल्का सा सीन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया जनाब। यहां पर A100 और A19 सेम कहानी, देखो सब कुछ सेम आएगा, जैसे 11 प्लस 99 इंटू D1 ये आएगा इसमें सर, उसके बाद आएगा W1 प्लस 99 इंटू D2, ये लो साहब, माइनस 90 पे आ जाओ, तो 90 पे आएंगे जनाब, तो ये हो जाएगा अपने पास L1 90 यानी कि 89 इंटू D1 है ना, और जनाब ये हो गया W1 प्लस का 89 D2, ये लो साहब सेम यहां तक पहुंच गया अपन। अब देखो बच्चों जैसे आपने यहां पर 50 माइनस 49 करा था L1 D2 की जगह पर, सेम कहानी यहां पर क्या था, एक्चुअली 50 था तब 50 माइनस 49 हो रहा था, यहां पर क्या है 99 और 89 है, तो 10 हो जाएगा। तो सर ये आ जाएगा यहां से 10 टाइम्स ऑफ L1 D2 प्लस D1 W1, यहां तक कोई दिक्कत? मैं इसकी थोड़ी मदद ले रहा हूं हल्का हल्का सर। उसके बाद ये टर्म आ गया, इसके बाद सर आपने यहां पर ऐसा करा था प्लस का 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, ये लो इंटू D1 D2, सही बात, सही है सर। चलो साहब तो 10, इसकी वैल्यू आपके पास 10 आ रही है, तो 10 इंटू 10 प्लस 99 माइनस 89, सर ये 10 हो गया, 99 प्लस 89 कितना हो गया 99 प्लस 89, 99 प्लस 89, एक एक इसमें से एक इसको दे दो, तो ये हो गया 188 है ना, तो 188, और D1 D2 की वैल्यू अगेन 10 है, ठीक है जनाब। तो आपका आंसर इस तरीके से कुछ आना चाहिए, 10 इंटू 10 100 प्लस ये आपका हो गया यहां पर 188 है ना, तो ये हो गया 18,000, सही कर रहे हैं ना हम लोग, 188 सही है, तो ये हो गया 18,800 है ना, तो आंसर आपका 18,900 आना चाहिए इसका।
तो बच्चों इसको भी अपन एक इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब हल्का सा मॉडरेट तक कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गेम खेला गया है, थोड़ी सी कहानी देखी गई है। ठीक है दादा, तो ये भी अपने आप में एक ठीक क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पर किस तरीके से गेम देखा, सीक्वेंस सीरीज का लाइट क्वेश्चन था। हाँ, अपने आप में बड़ी बात ये थी कि कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिल सकती थी, ऐसे गेम ले जा सकते हैं। ठीक है साहब, नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये परम्यूटेशन क्रमचय संचय से क्वेश्चन पूछा गया आपको, कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या सीन है, देख लो ज्यादा एक बार। बच्चों 2022 से लेकर 4082 तक इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके 0 2 3 6 का प्रयोग करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? सर बहुत आसान, सबसे पहले वो नंबर बताओ जो 202 से स्टार्ट होंगे। सर 202 से नंबर, सर एक तो 2 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है, अच्छा सही है सर। सर 3 ले सकते हैं, 4 6 7, तो सर इसके 5 ऑप्शन है, तो ऐसे 5 ऑप्शन है सर अपने पास, ये लो साहब। अच्छा बच्चों, अब ऐसे कितने नंबर हैं जो 20 से स्टार्ट होंगे? हाँ सर 202 तो हमने ले लिया सर, तो 2 तो नहीं आएगा, बाकी का सब कुछ आ जाएगा सर। यहाँ पर 2 मतलब आप बस 20 मतलब बस, है ना। तो 3 4 6 7, यानी कि इस बक्से के लिए 4 ऑप्शन भरने के लिए, और यहाँ पर कुछ भी ले लो 6 ऑप्शन, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, हमेशा नंबर से बड़ा ही आएगा। तो 24 ऑप्शन बच्चों ये हो गए आपके पास ऐसे नंबर। ठीक है जनाब। अच्छा अब आ जाओ, ऐसे कितने नंबर हैं जो इस कैटेगरी से बड़े हैं, मतलब 20 से बड़े हैं? तो 20 से बड़ा क्या आएगा सर? यहां पर 20 से बड़ा तो कुछ भी ले लो आप, 0 मतलब बस, तो 1 2 3 4 5, यानी सर इसके लिए 5 ऑप्शन और बाकी का 6 ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो 5 × 6 × 6 36 पंजे कितना हो गया? 54 30 6 के 18 180, ये लो साहब ऐसे नंबर जो इससे बड़े हैं। ठीक है सर। अब बच्चों ऐसे नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको ले लो। तो सर 3 से स्टार्ट होंगे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 6 ऑप्शन, तो सर आंसर आ गया 216 टोटल ऐसे नंबर होंगे। अच्छा अब बच्चों थोड़ा आगे आ जाओ, कितने नंबर है जो 4 से स्टार्ट होंगे? तो सर 4 से स्टार्ट, क्योंकि हमें 44 से पीछे रहना है, 4482 से पीछे रहना है, तो सर 4482 से पीछे रहना है, तो 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर यहां पर हम क्या क्या भर सकते हैं? सर यहां पर आप 0 1 2 3, सर इसके लिए 3 ऑप्शन, बाकी कुछ भी ले लो, 6 × 6 है ना, तो 36 दिया 108, 108 ये ऑप्शन हो गए जनाब आपके। अच्छा अब ऐसे कितने नंबर है जो 44 से स्टार्ट होंगे? सर 44 से स्टार्ट जो नंबर होंगे, लेकिन जो नंबर 82 से कम आना चाहिए, तो उनमें से कोई भी डिजिट ले लो, सब 82 से कम ही आएंगे, तो 6 × 6 यानी कि 36 नंबर ये हो गए। तो इन तीन सब का सम कर लो बच्चों आप, जैसे इन सब का इन सब का सम करेंगे तो 569 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लेना। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब बच्चे अगर थोड़ी सी तैयारी वारी कर रखी है तो उसको यहाँ तक पहुँचा सकता है, वो इसको यहाँ तक कर सकता है जनाब। तो अपन इसको थोड़ा सा ईजी कहेंगे क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, हल्का सा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे देख सकते हैं इसको? एक बार देखो, एक त्रिभुज दे रखा है और सबसे पहले तो 90 डिग्री है, तो यहीं पर हमें मुस्काट आगे हल्की सी के साथ कैसे कैसे सीन है अपना। ये एंगल ए है अपना, और जनाब ये 90 डिग्री है ना। ये मान लेते हैं बी है और ये मान लेते हैं सी है। तो ए सी की वैल्यू उन्होंने हमें 3 दी है और ए बी की वैल्यू उन्होंने हमें 1 दी है। मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो दिस पॉइंट इज 1,0 और इसको 0,3। इसके ऊपर एक सर्कल निकल रहा है, इसके ऊपर एक सर्कल निकल रहा है बच्चों। जैसे ही आप अच्छे से पता है कि समकोण त्रिभुज के ऊपर सर्कल जाता है तो उसका सेंटर कर्ड का आधा पॉइंट होता है ना, कर्ड का मिड पॉइंट होता है। तो कर्ड का मिड पॉइंट कितना आ गया सर? ये आ गया 1/2, 3/2 मिड पॉइंट। और उसकी रेडियस कितनी हो गई सर? रेडियस हो गई 1 और 9 10, यानी √10/2 है ना, √10/2 यानी कि सर रूट के अंदर 5/2। हाँ ठीक है सर, इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया रूट के अंदर 5/2। अब बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है कि आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कम सर्कल, इसका सेंटर वेंटर सब दे रखा है, आपको रेडियस दे रखी है। इसको इंटरनली एक सर्कल टच कर रहा है, इसको इंटरनली एक सर्कल टच कर रहा है इस तरीके से, उसकी रेडियस बतानी है आपको। और वो सर्कल इन दोनों एक्स वाई एक्सिस को भी टच करके निकल रहा है इस तरीके से। कुछ अपन छोटा बना लेते हैं ना, आगे टच भी कर रहा होगा। तो बच्चों जब भी सर्कल, कोई भी सर्कल एक्स वाई एक्सिस टच करता है तो उसके सेंटर क्या होते हैं? आर आर, रेडियस भी आर, सब कुछ आर होता है। अच्छा सर, तो यहां पर अपन सीधा सीधा गेम लगा सकते हैं, C1 C2 विच इज इक्वल टू R1 - R2। ये लो C1 C2 बच्चों, C1 आपके पास है सर 1/2 और ये 3/2, ये लो।
और सर रेडियस R1 है सर हमारे पास √5/2। सर C2 हमारे पास होगा R, और रेडियस R2 भी होगी R। सर लगा दो इसको C1 C2, तो देखो R माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस R माइनस 3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू R माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। ये लो साहब, सीधा सीधा लगाओ। कैसे कर सकते हैं? तो देखो R स्क्वायर ये आ गया 2R², ठीक है, 1/4 और 9/4 कितना हो गया 10/4 यानी कि 5/2। ये लो साहब, माइनस का R 3R तो माइनस का 4R। ये लो साहब विच इज इक्वल टू R² प्लस 5/2 प्लस का ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R और दिस इज व्हाट √5/2। इस तरीके से देखो 5/2 से 5/2 कट गया, इस R² को इधर ले आओ तो बच्चों हमारे पास बचेगा R²। ठीक है दादा यहाँ तक? अच्छा, इस √2 से √2 टाइम्स कट गया मतलब √10 हो गया वो। तो सर ये हो गया माइनस का या विच इज इक्वल टू, देखो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं या एक सेकेंड, तो R² माइनस का 4R ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा √10R विच इज इक्वल टू 0। R तो गायब ही हो गया, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई आपके पास 4 माइनस √10, 4 माइनस √10 मतलब आपकी रेडियस आ गई जो आपने पूछी है, जो उसने हमसे पूछी है वो रेडियस हमने यहाँ पर निकाल दी जनाब। √10 की वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू आप 4 माइनस √10, तो ये आंसर आ गया 4 माइनस √10 की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट कुछ, है ना, 3 पॉइंट कुछ। तो आपका आंसर 0.8 के आसपास, 0.84 या जो भी है, मतलब 0.8 या 0.9 के आसपास आना चाहिए। मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, दिस इज योर आंसर। ठीक है जनाब यहाँ तक? तो अगेन बच्चों ये एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आपने अच्छे तरीके से दिमाग थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करी होगी तो ये क्वेश्चंस भी आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये समीकरण इक्वल टू 1 दिया है तो एक के ऊपर क्वेश्चन पूछे उसने, कैसे करें? जैसे उसमें आप सीधा सीधा मुझे दिख रहा है log x को t² ऐड कर लो आप, बस खत्म कहानी, फिर आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/x dx विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t dt। ठीक है जनाब? तो देखो यहाँ पर 1/x भी दिया है आपको, ये रहा। अरे वाह सर, लिमिट भी बदल लो। देखो वहां पर जब x की लिमिट 1 है तो t की लिमिट 0 हो जाएगी। अच्छा सर, वहां पर जब x की लिमिट e है तो log e 1 होता है, t की लिमिट 1 हो जाएगी सर, 0 to 1। सर माइनस भी लेना है? माइनस क्यों नहीं यार, ठीक है, छोटी सी बात बन रही है, हमें इतना ही लेना है बस, क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए एक्चुअली। ओके, तो सर log x, तो सर log x का हाफ है, log x रूट में एक्चुअली, तो बाहर t निकलेगा। और देखो dx अपॉन x की जगह पर मैं 2 टाइम्स ऑफ t dt लिख सकता हूं। ठीक है सर बच्चों, ये अपने पास आ गया a माइनस, देखो log की जगह पर आप यहां पर t² लिखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा t² की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा a माइनस t³ का स्क्वायर। ये लो बच्चों, ये क्वेश्चन फिर से करा जा सकता है, विच इज इक्वल टू 1 दिया है आपको। देखो बच्चों यहाँ पर 0 to 1 है ना, 2 को बाहर कर दो आप भले ही थोड़ा सा, ये जनाब आपके पास आ गया t² अपॉन a माइनस, अच्छा मत करो बाहर क्योंकि बाहर करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। a माइनस t³ बच्चों दिस इज व्हाट dt। अब आपने अगर इसको t लेट कर लिया तुम्हारी बात बन गई। अगेन y लेट कर लो कि जैसे t की पावर 3 को आप y लेट कर लो, तो देखो 3t² dt विच इज इक्वल टू dy। ओके, ये है सर सीन। ठीक है जनाब? तो देखो 2 को बाहर करना ही पड़ेगा, यहां पर 3 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, यहां 3 ले आते हैं, 2/3 बाहर रखते हैं आप सर, 2/3 है ना। तो बच्चों देखो 3t² dt की जगह dy सीधा सीधा, ये लो, लिमिट पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 to 1 ही रहेगी वो तो, और ये हो जाएगा a माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस वाई का स्क्वायर। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 1 दिया है आपको, हल्का सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो सिंप्लीफाई जैसे ही इसको मैं करूंगा तो 2/3, देखो a माइनस वाई की पावर -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 और -2 + 1, माइनस वाई का -1, इस तरीके से। ठीक है दादा यहां तक? तो देखो ये -1 और -1 ये गायब हो जाएगा, तो वहां पर 1/a की पावर -y आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा 1/a माइनस
y, और लिमिट हमारी यहां पर आ जाएगी 0 to 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है साहब, 2/3 को उधर भेज दो, तो सर ये 1 डालेंगे तो सर ये आ गया अपन 1/a-1 माइनस का 1/a विच इज इक्वल टू 3/2। सही है सर, ये क्वाड्रेटिक के थोड़े दर्शन हो रहे हैं यहां पर मुझे। देखो a माइनस a प्लस 1 अपॉन, है ना, a स्क्वायर माइनस का a विच इज इक्वल टू 3/2, a से a कट गया। सही है सर ये तो, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि साहब a स्क्वायर माइनस का a विच इज इक्वल टू 2/3 या माइनस का 2/3 विच इज इक्वल टू 0। ये लो साहब, ठीक है जनाब यहां तक। और थोड़ा सा आगे चाहो तो हल्का सा ले लो आप, मतलब सिंपलीफाई कर लो यार इसको, तो 3a स्क्वायर माइनस का 3a और माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। 2 3 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आ जाए, नहीं लग रहा मुझे कोई भी, है ना, डिफरेंस 3 तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ इसको रेशनल मतलब इरेशनल आएंगे जो भी आएंगे। तो बच्चों एक ही वैल्यू यहाँ से जो आएगी, अपन दूसरे कलर में लिख लेते हैं, एक ही वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी सर, a इक्वल टू आएगा यहाँ से माइनस बी, यानी कि 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 9 माइनस का 4ab, तो 3 दूनी 6 चौक 24 प्लस का अपॉन 2a कितना है 6। तो बच्चों एक ही जो वैल्यू यहां से आ रही है आपके पास, है ना, एक तो 3/6 और प्लस माइनस 24 और 9 4 33 कितना हो गया, हाँ, तो रूट के अंदर 33 अपॉन 6, है ना, तो एक ही वैल्यू आपके पास आ गई हाफ प्लस माइनस रूट 33 की वैल्यू कितनी होती है, अपन कह सकते हैं इसको बच्चों 5 से थोड़ा ज्यादा, 6 से थोड़ा कम, है ना, 5 और 6 के बीच में, बट उसको ऐसे रूट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, तो बच्चों एक ही 2 वैल्यू आ रही है मेरे पास, लेकिन वो आदमी आपसे कह रहा है कि एक ही वैल्यू या तो 0 से छोटी होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपको ऐसे आंसर लेने हैं कि या तो 0 से छोटी या 1 से बड़ी, 0 से छोटी या 1 से बड़ी। तो देखो जनाब यहां पर जैसे ही आप एक बार प्लस लेंगे ना, तो रूट जैसे हाफ हो गया 0.5 और प्लस लेंगे अगर बच्चों यहां पर हम, तो दोनों ही आ सकते हैं, मतलब आंसर लिख लो छोटा सा, इसको हटा दो, थोड़ा सा इसको हटा दो, क्वेश्चन तो हो ही गया आपका। तो दिस इज व्हाट हाफ, ये लो रूट 6, रूट 33 की वैल्यू 25 यानी 5.3 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 0.5 प्लस 5.3 अपॉन 6 है, ठीक है जनाब, तो 0.5 प्लस 5/6 विच इज वेरी क्लोज टू 0.9 के आसपास या 0.8 के आसपास, तो 8 और 5 13, सही, एक से ज्यादा आ रहा है, मतलब एक ही वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है और दूसरी नेगेटिव में आ रही है 0 छोटी, दोनों ही 2 वैल्यू आ रही हैं जो हमारी 1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। तो यहां पर कह रहा है कि कोई भी ए उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, गलत बात है, संतुष्ट तो कर रहे हैं कुछ। अच्छा, एक पूर्णांक तो कभी नहीं आ रहा क्योंकि इसका आंसर इंटीजर नहीं आ रहा है, एक अपरमेय संख्या हाँ जो संतुष्ट कर रहा है, ये सही है। अच्छा, एक से अधिक ए उपयुक्त, हाँ ठीक है, 2 आ रहे हैं एक्चुअली, तो बच्चों इसके पॉसिबल ऑप्शन हो गए सी डी। ठीक है साहब, तो छोटी छोटी कहानी से भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूं, समय बहुत कम है अपने पास। अगेन नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये देखो फिर से एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया आपको, और किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी कहानी बच्चों यहां पर हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक बार देख लो, देखो A1 A2 A3 एक समांतर श्रेणी है, A1 की वैल्यू 7 है, सर्वांतर 8 है, वाह, सीक्वेंस ही दे दी उसने पूरी आपको। T1 T2 T3 इस प्रकार है कि T1 की वैल्यू 1 है, और बच्चों एक रिलेशन आपको दिया है यहां पर, तो देखो n की वैल्यू 1 डालो आप, तो सर ये आ गया T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू A1, 2 डालो तो T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू A2, नेक्स्ट T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू A3, डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट n डालेंगे तो Tn प्लस 1 माइनस का Tn विच इज इक्वल टू An। ये लो साहब, सब कुछ ऐसे ही ऐड करेंगे, वाह कितना प्यार से कटता हुआ दिख रहा है। तो साहब Tn प्लस 1 माइनस का T1 की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 3 विच इज इक्वल टू, बच्चों ये तो AP का सम आ गया, A1 प्लस A2 AN, AP का सम क्या होता है n/2, 2a 2 का 2 ना, यानी कि 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। ये लो साहब, बच्चों आपके पास सीधा सीधा यहां पर Tn प्लस 1 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू, देखो तो 8n माइनस का 8 और प्लस का 14, तो कितना हो गया 6, तो 8n प्लस 6, 8n प्लस 6, बच्चों यहां पर आ गया n, और दिस इज व्हाट 4n प्लस 3,
तो हमारे पास फाइनली जो Tn आ गया बच्चों, Tn+1 आ गया अपने पास। देखो 4n² प्लस का 3n प्लस का 3, वाह, ये लो साहब, दिस इज व्हाट Tn+1। अब आपसे क्या क्या पूछा है वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्योंकि बच्चों अब आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। और कैसे देख सकते हैं, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये अपने आप में छोटी बात है ना, ये अपने आप में छोटी बात है। क्योंकि देखो आप सीधा T20 यहाँ पर 20 वैल्यू डाल के देखो, 20 फिर 30 डाल के देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, और किस तरीके से बात अपनी यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं साहब। ठीक है दादा, तो इसका पॉसिबल जो ऑप्शन आ रहा है बच्चों बी और सी आ रहा है। ठीक है, बी और सी आप चेक कर लेना, मैं चेक करने नहीं जाऊंगा साहब। बी और सी बच्चों, एक तो सी ऑप्शन आ रहा है, क्या करना है आपको यहाँ पर, जैसे T30 के लिए क्या करेंगे, एन की जगह पर 19 डाल दो, 19 डालेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। अच्छा, अब कई बच्चे बोले सर सिग्मा में क्या करें, तो बच्चों कुछ नहीं, इसमें सिग्मा ले लो आप एक बार, इसमें सिग्मा ले लो आप। अब तुम बोले सर हमें तो यहाँ टी के दे रखा है, ये Tn+1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कर लो ना, 100 तरीके करने के। जैसे k की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको T1 मिलेगा, और अगर इसमें सिग्मा लेंगे हम तो यहां पर बच्चों आपको n की जगह पर 1 से लेकर 19 तक डालना पड़ेगा। तो T2 से टर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन एक आपका T1 रह जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें 3 ऐड कर देना। हाँ सही है सर। और सिग्मा n² आप बहुत अच्छे से बच्चों जानते हैं, है ना, n+1 2n+1/6, और सिग्मा n भी आप जानते हैं nn+1/2। ये लो साहब, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप क्या करो, इसमें 1 से लेके 19 ले लो भाई, 1 से लेके 19 लेंगे तो T2 T3 इनका सब आएगा 20 तक, T1 रह गया तो T1 को 3 ऐड कर देना फिर से उसमें। ठीक है जनाब, यहां तक तो आपका B और C 2 ऑप्शन आ गए इसमें। ठीक है, थोड़े से कुछ 3D के क्वेश्चंस हैं, हल्के को कुछ क्वेश्चन 3D के भी दे रखे हैं बच्चों यहां पर। अब देखो कैसे देख सकते हैं एक बार, दो बच्चों प्लेन है, एक प्लेन 1 है, प्लेन 2 है, दोनों प्लेन दे रखे हैं, दे गए निम्नलिखित में कौन सी सरल रेखा किसी भी चतुष्फलक या एक कोर हो सकती है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब एक टफ कैटेगरी में डालना चाहेंगे हम लोग बच्चों। इसमें क्या था कि एक टेट्राहेड्रन है आपके पास, टेट्राहेड्रन मतलब एक ऐसा मान लो यार कि 3D टाइप की ज्योमेट्री नहीं होती इस तरीके से कुछ, है ना, इस तरीके से, और यहां पर वो आपने हल्का सा शायद आपको याद आ रहा होगा, 3D टाइप की ज्योमेट्री होती है इस तरीके से। ये लो देखो इस तरीके से, है ना, A B C और D, मतलब ये मान लो कि फर्श में एक ट्राइंगल है, उसके ऐसे खींच दिया आपने, छतरी जैसी बना दी, तंबू जैसा बना दिया। ठीक है, तो बच्चों उसमें कितने प्लेन होते हैं, तो देखो कितने प्लेन होते हैं, जैसे आप गौर से देखेंगे तो एक ट्राइंगल नीचे है, फिर मैंने क्या करा, इस साइड को खींचा, इसको खींचा और इसको खींचा, तो 3 प्लेन एक जमीन वाला, 4 प्लेन होते हैं उसमें ना, 4 प्लेन होते हैं उसमें, 4 समतल होते हैं उसमें बच्चों। जिसमें से वो कह रहा है कि वो जो टेट्राहेड्रन है, वो जो टेट्राहेड्रन है वो बच्चों उनमें से कोई भी 2 प्लेन ये वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सरल रेखाएं किसी चतुष्फलक का एक कोर हो सकती हैं। अच्छा, जिसके 2 फलक P1 P2 पर स्थित है बच्चों, मतलब इनफाइनाइट। इसका मतलब दुनिया में ऐसे कितने टेट्राहेड्रन हैं जिनके 2 प्लेन होंगे, तो करोड़ों प्लेन होंगे ऐसे तो। अच्छा, वो कह रहा है कि साहब कौन कौन सी लाइंस वहां पर हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन, कौन कौन सी लाइन बच्चों वहां पर हो सकती हैं उन प्लेन के ऊपर, कौन कौन सरल रेखाएं चतुष्फलक का एक कोर, कोर को क्या बोलते हैं, कोर हो सकती है लाइन। क्योंकि जैसे बच्चों मान के चलो, आप थोड़ा सा मैं आपको एक किताब दिखाता हूं, जैसे आप किताब में देखेंगे ना तो पेज खोलेंगे तो बीच में एक लाइन बनती है ना, उसकी बात कर रहा है, कोई सी भी एक लाइन में से कौन सी हो सकती है। अच्छा, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ऑप्शन की मदद से ही आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो बच्चों करने का सेम तरीका, छोटा सा तरीका है कि आप इसको थोड़ा 3D ज्योमेट्री है, मैं आपके सामने एक किताब लाता हूं, एक किताब दो सर मुझे, है ना, बताता हूं आपको क्या पूछा गया है। देखो बच्चों, बुक नहीं है, बुक कोई बुक लाओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बता देता हूं आपको पहले, ना, कई बच्चों क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि यार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। हाँ ले आओ कुछ नहीं, सही है।
बच्चों यहां पर आप ये मान के चलो, जैसे देखो ये जैसे ही बच्चों आपको दिख रहा है ये प्लेन है, तो इनके बीच की जो लाइन है ना, देखो इनके बीच की, मैंने कोई भी एक बुक ले ली यहां पर, इनके जो बीच की लाइन है, दो प्लेन जिस लाइन से जुड़ रहे हैं इसको हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रन है, चतुष्फलक जो है, उसमें से कोई भी दो प्लेन दिए हैं और कौन सी लाइन उनकी कोर हो सकती है। कोर मतलब ये वाली बात कर रहा है, जो दो प्लेन जिस लाइन से निकल के जाते हैं, दो प्लेन जैसे जुड़े होते हैं उसको अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं जनाब। ठीक है, तो इसको यहां पर बच्चों हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तो अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले अपन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, तो ये लाइन जैसे पास हो रही है 1 1 और 1 से। ठीक है, क्या अब बच्चों सीधी सीधी बात यह है कि कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन के ऊपर होती है, जैसे मान के चलो बच्चों आपके पास ये प्लेन है एक, ठीक है, और इस पर एक लाइन जा रही है इस तरीके से लाइन, तो प्लेन का एक नॉर्मल होता है, याद करो प्लेन का एक नॉर्मल होता है। हाँ सर नॉर्मल होता तो है अच्छे तरीके से। ठीक है साहब, ठीक है बच्चों यहां तक। अच्छा, और लाइन का जो पॉइंट, लाइन जिससे जाती है, जैसे लाइन जैसे बच्चों इसके ये पैरेलल वेक्टर है 0 0 5 इस तरीके से, अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन के ऊपर है या प्लेन से निकल के जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल दोनों का मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। हाँ सर 0 तो आना चाहिए। तो जैसे बच्चों मान के चलो अपन कह सकते हैं कि ये लाइन 1 1 से पास हो रही है ना, और इसका जो पैरेलल वेक्टर वो कितना है 0 0 5 0 0 5। अच्छा बच्चों, अब ये 0 0 5 किसी भी प्लेन पे है क्या? किसी प्लेन पे। तो देखो बच्चों 0 का मल्टीप्लाई, जैसे यार इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा 10i + 15j + 12k, तो 10 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, इसका 15, तो ये 12 पंजे 60। मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि इसका नॉर्मल 0 के साथ आ रहा है, देखो एक बार। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन इस प्लेन पे निकल के जा रही है, इस प्लेन से निकल के जा रही है साहब। ठीक है, पहले ऐसे चेक कर लो आप दोनों में से। -5 2, तो -5 करेंगे तो -50 और 15 दूनी 30 और 12 तिया 36। इससे तो नहीं जा रही मुझे लगता है, -50 + 15 दूनी 30 और 36 माइनस का 60, इससे तो नहीं जा रही है लाइन। इससे देखो तो 5 दूनी 10 + 2 पंजे 10 और 3 चौक 12 माइनस का 20, ये भी नहीं जा रही इससे। तो ये लाइन थोड़ी गड़बड़ लग रही है। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये किसी प्लेन को पास करके ही नहीं जा रही है, किसी प्लेन से पास होकर ही नहीं जा रही है। ठीक है साहब, इस पे आ जाओ एक बार। 1 9 1 -2 3, तो 1 यहां पर डालेंगे तो -2 + का 10 + का 4 तिया 12 माइनस का 20, कितना हो गया 22 22। हाँ ये लग रहा है, देखो ये वाली लाइन ही बच्चों इन दोनों में से किसी प्लेन के ऊपर जा रही है। सही बात है, ये जा रही है। -2 5 4 पे आ जाओ, -2 5 4 पे आ जाओ, तो -2 देखेंगे बच्चों तो यहां पर माइनस का 20 है ना, 4 मतलब 15 पंजे 75 और 4 मतलब 12 चौक 48 माइनस का 60। मुझे नहीं लगता कि जानी चाहिए, नहीं जाएगी यहां से। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, तो 4 5 पंजे 25 और 4 चौक 16 माइनस का 20, इस तरीके से ये हो रहा है। ये भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि -2 ये भी जनाब गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, सी वाला भी है ना। 0 0 5 5 20, तो देखो बच्चों ये 3 लाइन इससे पास हो रही हैं। बस मैं कह सकता हूं कि तीनों लाइन जो हैं, ये तीनों लाइन इन दोनों प्लेन के ऊपर में से किसी ना किसी जा रही है। ठीक है, सी वाला थोड़ा गड़बड़ कर रहा है यहां पर। ठीक है बच्चों, अब आप ये भी चेक कर सकते हो ये लाइन जो है ना प्लेन से पास हो रही है कि नहीं पास हो रही। तो छोटी छोटी कहानी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अपने आप में इसको थोड़ा सा लाइट कहना मतलब गलत बात हो जाएगी फिर, है ना। तो अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है गुरु ये, और छोटी छोटी कहानी यहां पर देखी जा सकती है, किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं दादा यहां पर कहानी। क्योंकि जो बच्चों ने गलती करी होगी वो थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। थोड़ी सी चीजें मुश्किल होने वाली हैं बच्चों यहां पर। ठीक है जनाब, यहां तक चलो आगे चलें। तो कौन कौन से ऑप्शन आ गए इसके? ACD 3 ऑप्शन आ गए है ना, A C और D। बच्चों इसको टफ की कैटेगरी में कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चा जनरली ऐसा सोच ही नहीं पाएगा, जनरली ऐसा सोच ही नहीं पाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। ये बच्चों फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यहाँ पर फिर से एक 3D का क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, आर जो दे रखा है आपको वो बड़ा प्यार से दे रखा है आपको आर, और बहुत जाना और सूझा बूझा दे रखा है आपको। तो बच्चों आर वेक्टर है आपके पास एक, विच इज इक्वल टू, मैं चेक कर लेता हूँ यार गलत तो नहीं लिख दिया इन्होंने कुछ, एक सेकंड है ना। हाँ माइनस ही है, सही है, बाद में पता लगे मेहनत खराब होगी पूरी। तो बच्चों देखो माइनस का टी आई लिख देता हूँ मैं इसको, और माइनस का पी आई लिख देता हूँ, और प्लस का टी जे लिख देता हूँ दादा इसको, और प्लस का के लिख देता हूँ, और प्लस का p इंटू के लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, जो दो पैरामीटर उनको अलग अलग लिख लो आप। जैसे पैरामीटर एक तो t दिख रहा है, एक p दिख रहा है, मुझे t वाले को कलेक्ट करो पहले आप। तो यहाँ से t कॉमन लेंगे आप, तो माइनस आई प्लस जे। ठीक बच्चों, ठीक है, ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा इसको सजा के लिखना पड़ेगा हल्का सा। हाँ देखो, जो पैरामीटर है जो खाली है, जैसे इसके ये किसी के साथ नहीं है ना, के किसी के साथ नहीं, तो इसको अलग लिखो आप। तो बच्चों आर इक्वल टू विच इज इक्वल टू के कैप प्लस टी कॉमन ले लो आप पैरामीटर, तो यहाँ पर बचेगा माइनस आई प्लस जे। ठीक है दादा यहाँ तक। अच्छा प्लस का पी कॉमन ले लो बच्चों आप, यहाँ पर पी कॉमन लेंगे तो अगेन माइनस आई प्लस के, ये लो साहब, ये दो दो पैरामीटर हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इस के को आप इधर ले आओ, तो आर माइनस का के विच इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस जे। बच्चों को झटके से क्लिक हो गया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से क्लिक यहाँ तक होना चाहिए। बच्चों दो दो पैरामीटर हैं, मैं कह सकता हूँ कि देखो ये पॉइंट था, पॉइंट से पॉइंट डिफरेंस, ये वेक्टर बन गया, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के ऊपर डिपेंड है, यानी मैं कह सकता हूँ तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। जैसे अगर आर की जगह पर आपने हल्का सा भी ये डाल दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, के जे और आई, तो बच्चों ये वाली चीजें हो जाएंगी कोप्लेनर वाली कंडीशन, यानी कि एक्स वाई, और बच्चों ये हो जाएगा जेड माइनस वन ये वाला, और नीचे वाला होगा अपना माइनस वन वन और जीरो, लास्ट वाला होगा माइनस वन जीरो और वन। ये डिटरमिनेंट जीरो आएगा बच्चों, यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगा और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। बच्चे अगर इतना सोच लेंगे तो क्वेश्चन उसका लाइट है फिर। ठीक है जनाब, यहाँ तक। पहले एक्स के लिए काम कर लो हल्का सा, तो एक्स के लिए काम करेंगे तो ये लो वन 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 वन, केवल वन बचेगा यहाँ पर। ठीक है साहब, माइनस वाई, वाई के लिए काम कर लो, ये लो साहब, तो माइनस वन मिलेगा सर, ये लो, प्लस जेड के लिए काम कर लो, जेड माइनस वन के लिए, जेड माइनस वन के लिए काम करेंगे तो सर ये लो, यानी कि देखो ये है ना, ये तो जीरो इंटू माइनस वन, जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन, लेकिन माइनस होगा तो प्लस वन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों आपके पास ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये एक्चुअल में प्लेन की इक्वेशन है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, कैसे कैसे दे रखा है, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसे बच्चों उसने बोला है क्यू एस के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश जो हैं, क्यू के एस ये हैं और एस के ही हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ना। और बच्चों ये भी बोला गया उसने कि जो प्लेन है, देखो ठीक है साहब, बच्चों ये भी उसने बोला है कि जो आपके पास प्लेन है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, अल्टीमेटली बच्चों क्यू का प्रतिबिंब एस है, दिस इज व्हाट योर प्लेन, दिस इज क्यू, और इसका जो इमेज है वो एस है आपका। ये आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू वन। ठीक है बच्चों, क्यू के पॉइंट आपको दे रखे हैं 10, 15 और 20। ठीक है भैया, और एस आपको दे रखा है अल्फा बीटा गामा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, अल्फा माइनस 10 अपॉन ए यानी 1, है ना, बीटा माइनस का 15 अपॉन ए 1, गामा माइनस का 20 अपॉन ए यानी 1, विच इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करवा दो, है ना। तो 15 और 10 25 और 20 45 में से एक गया तो कितना बचेगा 44 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है दादा, यानी कि 3 इस तरीके से। तो यहां से बच्चों आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी और गामा की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आएगी मैं नहीं लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं कौन कौन से ऑप्शन इसके यहां पर आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन है, अपन इसको थोड़ा सा मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि बच्चा वैसे क्वेश्चन करता ही है हर क्लास में कहीं ना कहीं, उसको अगर याद है
तो इतना तो उसने जरूर पढ़ा है, अगर उसको अच्छे तरीके से चीजें याद आ रही तो वो कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है साहब, चलो तो बच्चों आपका इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं एक बार, है ना, ऑप्शन आप एक बार चेक कर लेना इसका कैसे क्या सीन है। तो बच्चों 3 ऑप्शन इसके आ रहे हैं ना, ए बी सी, डी नहीं आ रहा है क्योंकि यहां से सीधा सीधा आपका अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। एक बार इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, तो आपकी कहानी अच्छे तरीके से जनाब यहां पर बन सकती है। ठीक है, तो ये भी एक लाइट क्वेश्चन अपन इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं कहानी को लेकर। ठीक है बच्चों, हल्का सा आगे देखते हैं एक बार कहानी को, कैसे कैसे देख सकते हैं इसको। चलो भैया बच्चों, तो देख सकते हैं अपन, है ना, कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन देखे हैं यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कैसे क्या सीन है। तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परवलय से आ रखा है, पैराबोला जिसको जनाब हम लोग बोलते हैं यहां पर। ठीक है दादा, चलो हल्की हल्की कहानी जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं एक बार कि क्या क्या सीन हो सकता है। देखो आपको एक बच्चों पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया, जैसा कि इसमें वो माहिर है, हर बार पैराबोला वैसा ही देता है ना। चलो साहब, तो ये आपको एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या करना है एटलीस्ट। ठीक है साहब, ये आपका हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है बच्चों, यहां तक सही है सर, ये तो लाइट कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं यहां पर। अच्छा एस उसका एक आपका फोकस कह लो, एस फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। ठीक है जनाब, -2, पॉइंट, ये बच्चों एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है -2,1। ये लो साहब। अच्छा, यहां से 2 टेंजेंट निकाली जा रही है, एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही। दिस इज पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 है भैया। ठीक है साहब यहां तक। अच्छा भैया, अब क्या क्या बोला है उसने, माना Q1 Q2 जो रेखाएं क्रमशः SP1 और SP2 स्थित है। अच्छा SP1 बच्चों, यहां पर एक लाइन है, कोई भी एक SP1 मान के चलो, अपन थोड़ा सा इसको ऐसे लें SP1, तो इस पॉइंट P के परपेंडिकुलर लाइन है एक Q1 यहां पर। अब ये कहीं भी हो सकता है Q1, है ना, Q1 S के नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वो लाइन के ऊपर बोला है उसने। ठीक है साहब, और SP2 पर स्थित, जब SP2 को मिलाएंगे हम लोग इस लाइन को, तो यहां पर ये जो जनाब आपका है ये 90 डिग्री यहां पर है। दिस इज व्हाट Q2, कहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है साहब, अब क्या क्या पूछा है उन्होंने आपसे, लंबवत है 90 डिग्री है। ठीक है साहब, कौन से ऑप्शन सही है? तो बच्चों कैसे करें, सबसे पहले अगर मुझे P1 P2 पॉइंट मिल गया तो मेरी बात बन जाएगी। बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। सर टेंजेंट की इक्वेशन होती है Ty इक्वल टू x प्लस 8t स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, t स्क्वायर। ठीक है साहब, ये टेंजेंट -2,1 से पास होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल होनी चाहिए। तो बच्चों ये आ गया t इक्वल टू -2 प्लस टी स्क्वायर। सर ये बात बिल्कुल सही है। तो सनाब ये हमारे पास हो गया दादा यहाँ पर t स्क्वायर माइनस टी -2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखते ही देखते इसके फैक्टर आ गए, एक तो बच्चों t प्लस t -2 आ गया और t प्लस 1 आ गया विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो t की वैल्यू हमें क्या क्या मिल गई, एक तो -1 मिल गई और एक 2 मिल गई। अच्छा साहब, तो P1 के जो पॉइंट होंगे वो क्या होते हैं, t स्क्वायर 2a, यानी कि साहब ये वाले पॉइंट होंगे 4,4। सही बात। P2 कितना होगा सर, P2 हमारे पास होगा 1, -2। अच्छा P2 तो इसके नीचे ही है, मतलब S के जस्ट नीचे है, देखो क्योंकि 1 1 मैच हो रहा है। ठीक है साहब, अब उसने आपसे बोला है कि Q1 के कोऑर्डिनेट बताओ। Q1 के कोऑर्डिनेट बताइए भैया, कैसे बता सकते हैं? तो Q1 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों यहां पर हम? तो देखो अपन एक काम करते हैं, सर SP1 वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो y माइनस y1 0 विच इज इक्वल टू स्लोप 4/3 x माइनस x1। बच्चों ये इक्वेशन आ गई SP1, किसकी इक्वेशन है, SP1 की। अच्छा साहब, तो बच्चों यहां पर आपके पास हो गया y इक्वल टू 4x/3 माइनस का 4/3, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SP1। अच्छा, अब जनाब मुझे PQ1 की इक्वेशन बता दो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SP1। ये SP1 की सरल रेखा की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब PQ1 की इक्वेशन बताओ मुझे एक बार, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो Q1 है। तो सर y माइनस y1 यानी कि -1 विच इज इक्वल टू स्लोप, सर उल्टा हो जाएगा, -3/4
क्योंकि ये 4/3 है तो ये -3/4 क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है साहब, और ये हो जाएगा x + 2। तो देखते ही देखते सर y -1 विच इज इक्वल टू माइनस का 3/4 इंटू एक्स और माइनस का 3/2। ठीक है, +1 उधर जाएगा तो y इक्वल टू माइनस का 3/4x, 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस का हाफ। ये लो इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें मिलने चाहिए यहां पर। तो सर एल फर्स्ट में से सेकंड घटा दो सर, तो 0, अच्छा 4/3 प्लस 3/4। ठीक है दादा, यहां तक x, ये -4/3 प्लस हाफ। ठीक है, तो प्लस का हाफ माइनस का 4/3, ये हो गया 16 और 9 25/12, तो ये आ गया बच्चों 25/12 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, घटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 3 और -8 यानी कि 5/6 प्लस का 6 से ये 2 बार कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2/5। अच्छा, तो Q1 के पॉइंट मुझे मिल रहे हैं। Q1 पॉइंट बच्चों यहां पर मैं लिख लेता हूं Q1, इसका पहला कोऑर्डिनेट आ गया 2/5, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस 2/5 की वैल्यू आप यहां कहीं भी डाल दो, यहां डाल देते हैं x की जगह पर 2/5 यही यहां डाल दो, कहीं भी डाल दो, यहां डाल देते हैं। चलो, तो माइनस का 3/4 इंटू 2/5 माइनस का हाफ। ठीक है साहब, अच्छा 2 से ये कट गया 2 बार। ठीक है भैया, तो माइनस का 3/10 और माइनस का हाफ, एलसीएम ले लो 10। ठीक है जनाब, तो माइनस का 3 माइनस का 2 से 5 बार, तो माइनस का 8/10 यानी कि माइनस का 4/5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 4/5। दिस इज द पॉइंट ऑफ Q1। ये Q1 का पॉइंट मिल गया बच्चों। Q2 पे आ जाओ। वैसे कायदे से P2 जो है बच्चों, तो देखो P2 जो पॉइंट है बच्चों आपका, ये इसके एग्जैक्टली नीचे है, मतलब कायदे से देखेंगे तो ये Q2 पॉइंट आपका मतलब स्पर्श लाइन यहां पर कहीं होगी, क्योंकि 1 1 आ रहा है ना, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अच्छा, तो सर sp2 परपेंडिकुलर वाला केस हो गया ये तो। अच्छा ओके ओके, और सर हमें ये इक्वेशन पॉइंट Q2 फाइंड करना है मुझे। ठीक है, पॉइंट Q2 फाइंड करना मुझे, पॉइंट Q2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सर ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी सर ये तो एक्स एक्सिस है, तो उसका 1 कोऑर्डिनेट Q2 मतलब Q2 एग्जैक्टली इसके नीचे ही होगा कायदे से, क्योंकि ये 1 1 आ रहा है ना, तो Q2 का x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा। अच्छा सर एक्स एक्सिस के 90 डिग्री पे जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, वो तो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि सर जो वाई एक्सिस से पैरेलल ये वाली लाइन है वो 1 होगा, मतलब Q2 तो डायरेक्टली आपको 1 1 मिल गया यहां पर। तो हम छोटी सी कहानी बच्चों यहां पर अपनी बना सकते हैं। ठीक है जनाब, चलो नेक्स्ट आ जाओ। Q2 आ गया, Q1 आ गया, अब तो कुछ खत्म कहानी, सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने, आपको तो बस वैल्यू बतानी है अब। जैसे बच्चों SQ1, Q2 लिख दिया, S लिख दो यहां पर, तो S आ गया 1,0। ठीक है साहब, P1 भी लिख दो सर, P1 है अपने पास 4,4। अच्छा भैया P2 भी लिख दो, प्लस का 1, -2। अच्छा, अब क्या पूछा है, SQ1 एक में से 2/5 जाएगा तो 1 माइनस यानी कि 3/5 का स्क्वायर, तो 9/25 प्लस 16/25, तो आंसर 1 आना चाहिए, गलत है। अच्छा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यार बच्चों, बस सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर बोलिए हाथ तो हाथ। सर Q1 Q2 देखो 3/5 प्लस का 2/5, Q1 इसमें से इसको घटाओ, -3/5 यानी कि 9/25 प्लस एक में इसको घटाएंगे तो 4 और 5 9, 81/25 यानी कि 90/25 जो कि है, तो बी ऑप्शन ठीक है अपना। ठीक है दादा यहां तक ओके। नेक्स्ट PQ1, अच्छा पॉइंट P ये रहा, PQ1 ये रहा, तो -2 -10, तो -10 और 2 -12/5, 144/25। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधा सीधा, 1 में से उसको घटाएंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा सर 9/25 यानी कि 81/25, जो कि हो गया 225/25 यानी 15/3, 5 आंसर, 15/5 3 आंसर सही है, तो सी भी सही है इसका, तो BC आ गया। SQ2 भी देख लो एक बार, SQ2 S मतलब 1,0 सर, ये 1 आना चाहिए, ये भी सही है, तो इसके ऑप्शन आगे बच्चों BCD।
ठीक है साहब, कहानी यहां तक बीसीडी ऑप्शन आ गए। तो क्वेश्चन मतलब इसको अपन बच्चों कह सकते हैं कि यार उसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की तरफ या टफ कैटेगरी में हल्का सा डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहब इसमें मतलब थोड़ी कैलकुलेशन जाता है, बाकी का कुछ है नहीं, कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया यहां पर। उसमें आदमी थोड़ा सा फंस सकता है, क्योंकि हल्की सी भी गलती कहीं हो गई तो फिर वो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहां कैलकुलेशन के हिसाब से उसको टफ वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है जनाब, नेक्स्ट चलें आगे एक बार। नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो एक फंक्शन जी दिया आपको r2 0 to π/2 टू r, एक फलन है। ठीक है साहब, ये जो फंक्शन है ना ये बड़ा स्वादिष्ट फंक्शन है अपने आप में। जैसे बच्चों ये जो डिटरमिनेंट है ये बड़ी मस्त डिटरमिनेंट है। आपको यहां पर ऑथर की मेंटलिटी जज करनी है, ऑथर के बारे में सोचना है। देखो sin π 0, ये 0 ये 0, मतलब डायगोनल 0 0 है। अरे तो सर उसने ऐसा क्यों लिखा है? हाँ आपको डराने के लिए, आपको डराने के लिए। अच्छा बच्चों, इसका और इसका इन दोनों का सम 0 आ रहा है, देखो कैसे। हाँ 0 ही आ रहा है सर। इसका और इसका सम 0 आ रहा है, इसका और इसका सम 0 आ रहा है, मतलब कायदे से ये एक स्किज़ोमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा तो इसका क्या हो जाएगा यहां पर? तो सर ये तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। ये तो एक क्या बोलते हैं, सम्मित और असम्मित, विषम सम्मित कह लो, विषम सम्मित मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, देखते ही आंसर 0। तो ये तो डराने के लिए दिया आपको, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज कंप्लीटली मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ एफ ऑफ थीटा पे, विच इज इक्वल टू हाफ। डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं सर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के बारे में देखेंगे, है ना, माइनस का साइन थीटा बीच वाला। अच्छा बच्चों यहां पर ऐसे, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 हो गया। ये तो 0 हो गया आपका ऑटोमेटिक। तो ठीक है साहब, इस लाइन का भी कोई मतलब हमारे पास दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए साहब यहां पर। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आ जाओ आप, +1। अच्छा ये सेम कहानी बच्चों यहां पर भी आप देख सकते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा +1 अगेन, तो ये सेम डिट्टो आ गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो एफ ऑफ थीटा यहां पर आना चाहिए जनाब, वो आ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा तो कुल मिला के सर ये जो कहानी हमें दे रखी थी वो अपने आप में बहुत छोटी कहानी, ये तो सर डराने के लिए दे रखा है। हाँ तो अपने पास एफ ऑफ थीटा आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब जी पे आ जाओ। तो बच्चों जी ऑफ थीटा क्या क्या दे रखा है आपको, जैसे एफ थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉड साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी मॉड कॉस थीटा। कई बच्चे बोलेंगे मॉड का कोई मतलब नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है। ठीक है साहब, है ना। अच्छा बच्चों अब यहां पर आपको दे रखा है कि पी ऑफ एक्स एक द्विघातीय बहुपद है जिसके मूल, अच्छा मतलब जी ऑफ थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, तो यहां पर जो जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी। यहां पर जो गलती बच्चों ने करी होगी वो -√2 से लेकर √2 कर दी होगी। यहां बच्चे बहुत गंदे तरीके से फंस गए होंगे। ठीक है साहब, तो बच्चों पी ऑफ एक्स है आपके पास एक पॉलिनोमियल, कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं जैसे लाइक ए, और उसके रूट आ गया, एक तो x -1 आ गया, x -√2 आ गया। ठीक है जनाब यहां तक। अब सारे ऑप्शंस वैल्यू पे चेक करके देखें उसने कि किस पॉइंट पर कोई पॉइंट मतलब कहां पी ऑफ एक्स 0 है, कहां 0 से बड़ा है, मतलब कब पॉजिटिव साइन दे रहा है, कब नेगेटिव साइन दे रहा है। तो बच्चों में यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अच्छा देखो पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 -√2 दिया है उसने, ये जो कांस्टेंट उसने दिया है जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये जो ए नंबर होगा ये भी पॉजिटिव होगा। आप चेक कर लेना यही पॉजिटिव ही आएगा ये की वैल्यू। ठीक है साहब, कायदे से पॉजिटिव आएगी, आप चेक कर लेना। तो बच्चों 1 और √2, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि p का साइन मैंने फाइंड कर लिया। अगर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू √2 से बड़ी है तो p ऑफ x पॉजिटिव देगा, 1 से छोटी है तो पॉजिटिव देगा, और 1 और √2 के बीच में तो नेगेटिव देगा। अब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं जैसे बच्चों 3 + √2 की वैल्यू 1.4 ले लो आप, अपॉन 4 कर दो, तो ये हो गया 4.4 अपॉन 4 विच इज वेरी क्लोज टू 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा मतलब बच्चों
ये जो पॉइंट है ये 1 से ज्यादा मतलब नेगेटिव, तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, सेम कहानी इसके साथ भी कर सकते हो। 1 + 3 √2 की वैल्यू 1.41 अपॉन 4, तो ये हो गया आपके पास 1 + 14 42, यानी ये 4.2 हो गया एक्चुअली। ठीक है साहब, अपॉन 4, यानी कि 5.2 अपॉन 4 विच इज वेरी क्लोज टू 1 पॉइंट, मतलब ये भी 1 से ज्यादा आ रहा है, ये भी 1 से ज्यादा आ रहा है जनाब। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप आइडिया ले रहे हैं हम, मतलब √2 इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर कितने के पास आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो साहब 4.2 विच इज इक्वल टू 5.2 अपॉन 4, तो सर एक तो चला गया, बच गया यहां पर कितना 1.2 12, यानी कि 1.3 के आसपास। अच्छा, मतलब इसका आंसर 1.4 आ सकता है। अच्छा हाँ, ये जनाब सही है। देखो यहां तुम थोड़ा सा फंस जाओगे, पर मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू के पास चले गए ना, तो यहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो, क्योंकि बच्चों √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो आप यहां पर ऐसे भी देख सकते हो इसको, या तो एग्जैक्टली लिखो, कम से कम 2 तक 1.41 तक लिखो आप, तब आइडिया लगेगा। +1 है, सॉरी +1 अपॉन 4, यहां से आइडिया लग सकता है असली वाला। 3 चौक 12 की 2 है ना, 3 एकन 3 1 4, 3 चौक 12 की 2 अगेन, 3 एकन 3 1 4, ये आ गया 4.24 और प्लस का 1/4, तो भैया ये आ गया 5.24 है ना। मैं उसको थोड़ी देर के लिए 3 लिख लेता हूं, तो 5.3/4 विच इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, एक बार गया 13 बच गया, यानी 1.3 ही आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, √2 से थोड़ा सा कम, तो ये नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको, है ना, ऐसे भी चेक इसको कर सकते हैं यहां पर जनाब। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, 5√2, यानी 5 × 1.41 है ना, तो 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 1 अपॉन 4, कितना हो गया 14 पंजे 70, यानी कि 7 - 1 अपॉन 4, दैट इज 6/4। ठीक है दादा यहां तक, दैट इज 3/2, यानी इसका आंसर 1.5, यानी √2 से ज्यादा आ रहा है, √2 से ज्यादा आ रहा है मतलब पॉजिटिव, तो ये सही है। ठीक है दादा यहां तक। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, 5 - √2 वाला आ जाओ। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 - √2, तो 5 माइनस का 1.4 अपॉन 4, तो बच्चों ये आपके पास आ गया 3.6/4 विच इज इक्वल टू 0.9 के आसपास, 0.9, यानी कि सर 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा ना, हाँ साहब 1 से छोटा आंसर आना चाहिए इसका, 1 से छोटा ही आ रहा है, एग्जैक्टली 1 तक तो आ नहीं रहा, तो सर पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये भी गया, तो ए और सी ऑप्शन इसके हो सकते हैं दादा। ठीक है, देखो उसने पॉइंट भी जानबूझ के ऐसे लिए कि बच्चा यहां पर हल्का सा फंस जाए, उसको लगे कि यार हाँ प्रॉब्लम आ रही है कहानी में, है ना, तो आप ज्यादा क्लोज जाएंगे ना तो और ज्यादा आपका अच्छा मिलेगा। जैसे 1.42 ले लो आप, तो यहां पर 1 पॉइंट कम घटाएंगे तो जनाब ये हो जाएगा 1.58 के आसपास, तो थोड़ा सा और कम आ जाएगा, मतलब 1 से कम ही आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का वैल्यू को उसने घुमा रखा है, हल्की सी चीजें उसको दिखा रखी हैं, तो वहां से आपकी कहानी ठीक ठाक जनाब बननी चाहिए। चलो, तो इसके पॉसिबल ऑप्शन मुझे तो साहब ए दिख रहा है और सी दिख रहा है, बाकी एक बार आप और चेक कर लेना, बट तरीका यही है। इसमें स्टेप में इसको भी थोड़ा सा अपन मॉडरेट कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो गेम खेला गया ये बहुत बढ़िया गेम था बच्चों को घुमाने के लिए। ठीक है साहब, बच्चों मैच बॉक्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अपने आप में, इनमें आपको क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी बातें बोलनी पड़ती, फिर आपकी ऑटोमेटिक बात वहां से बन जाती है। जैसे बच्चों sin x + cos x, sin + cos विच इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आपको दे रखी है -2π/3, यानी -120 से लेकर 120 तक। मैंने 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा sin x + π/4 और विच इज इक्वल टू sin π/4, इस तरीके से, या फिर ऐसा कह लो कि 1/√2। ठीक है जनाब यहां तक।
अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब इसकी रेंज कितनी आ रही है x प्लस 45 की। तो सर इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी माइनस का 75 डिग्री और मैक्सिमम आएगा सर 165 डिग्री। ये लो, अब इसमें बच्चों साइन का ग्राफ चेक कर लो कितनी जगह कट कर रहा है, खत्म कहानी। ये लो सर, तो सर माइनस का 75 माइनस का 90, यहां पर थोड़ा सा यहां से फंक्शन स्टार्ट होगा और ये हल्का सा ऐसे ऐसे जाना चाहिए सर। ये आपका 90 होगा, यहाँ पर 90 में 45 ऐड करा गया 135 भाई, 120 और 45 165 ही हो गया, सही है। तो 180 में से 45 घटाया गया है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, अच्छा क्लोज है क्या, क्लोज है साहब। तो y इक्वल टू 1/√2, ये लाइन एग्जैक्टली इससे निकल के जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बच्चों क्या है आपका, ये 180 में से 45 घटाया गया है, जो कि सेम आता है, पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, मतलब दो सॉल्यूशन। तो इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का p, तो ये कट गया और ये कट गया, वाह। यानी कि फर्स्ट में p, सेकंड में s। तो सेकंड और कर लो, लड़ाई खत्म आपकी, सेकंड और कर लो, लड़ाई खत्म। ठीक है बच्चों, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैच बॉक्स वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं अपने आप में। यहां पर आ जाओ, tan 3x इक्वल टू 1/√3, 1/√3। अच्छा पाई बाई 18, ये हो गया 10 डिग्री, यानी जो x की वैल्यू आपको दे रखी है वो माइनस का 50 डिग्री से लेकर 50 दे रखा है। तो 3x कितना हो जाएगा सर, 3x हो जाएगा माइनस 150 से लेकर 150। ये लो साहब, अब tan का ग्राफ, सर ये 90 हो गया यहां तक, ये भी 90 हुआ, ठीक है बच्चों यहां तक। और उसके बाद ये आपका साहब 180 यहां तक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, मैं बस सॉल्यूशन चेक कर रहा हूं इसके, और यहां पर ये इस तरीके से, ये माइनस का 180, ठीक है, ये माइनस का 90। अच्छा बच्चों, y इक्वल टू 1/√3, कहां तक जाना है, 150 तक। तो ये लाइन तो आएगी नहीं 150, तो सर मतलब आएगा ही नहीं 150, तो ये लाइन तो कभी आएगी नहीं, 150 तक जाना है। y इक्वल टू 1/√3, ये लो साहब, एक तो सोल्यूशन आ ही रहा है सर, दूसरा चेक करना पड़ेगा बच्चों। tan का स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है, 30 डिग्री, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 150, मतलब क्लोज है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, क्लोज है तो ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इसके भी दो सॉल्यूशन, तो सेकंड का भी p, ये लो, तो बी ऑप्शन को चिपका दो, कहानी खत्म। तो मैच बॉक्स वाले क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, इसमें छोटी छोटी बातें आपको बोलनी है, फिर आपकी बात काफी बढ़िया और ठीक ठाक जनाब यहां पर बननी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइन यहां पर बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है बच्चों। चलो साहब देखो, दो खिलाड़ी P1 P2 एक जैसा खेल खेलते हैं, ठीक है साहब, खेल में प्रत्येक पारी में प्रत्येक खिलाड़ी एक निष्पक्ष पासे को बार बार लुढ़काते हैं, है ना, पासा फेंक रहे हैं बार बार, डाइस, अच्छा, जिसमें कोई भी नंबर आ सकते हैं। P1 के द्वारा लुढ़काए गए पासे पर प्राप्त क्रमशः संख्याएं x और y हैं। अच्छा अच्छा ठीक है साहब, जैसे बच्चों पासे को फेंकेंगे तो नंबर क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम 36, जैसे 1 1 मैं लिख देता हूं आप पर, अब 1 2 .16, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 11 उससे ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना, 12 13 14 15 और ये 16, है ना बच्चों। ये आपके पास नेक्स्ट 21, ठीक है, 22 23 24 25 और ये 26, ठीक है। नेक्स्ट ये 31 32 33 34 35 और ये 36, ठीक है भैया। 41 42 43 44 45 और ये 46, है ना। 51 52 53 54 55 और ये 56। ये क्या आ रहा है, ये डाइस फेंकने पर, जैसे 4 1 आ सकता है, ये डाइस बना रहा हूं पूरा मैं। अच्छा साहब नेक्स्ट 61 61 62 63 64 65 और ये 66। बच्चों ये पूरा आपके पास डाइस इस तरीके से आ सकते हैं, मतलब टोटल 36 आउटकम। अब दो प्लेयर खेल रहे हैं, 36 आउटकम है, ठीक है साहब। अच्छा P1 P2 द्वारा लुढ़का के प्राप्त, अच्छा जैसे ये जो नंबर है ना x ग्रेटर देन y, मतलब x P1 के द्वारा फेंका गया नंबर है और y P2 के द्वारा फेंका गया नंबर है। जैसे कोई डासा आपने फेंका, डाइस फेंका, जैसे 43 आ गया, 43 आ गया, तो जो 4 है ना वो P1 का है और जो 3 है वो P2 का है, ऐसा।
अच्छा साहब, ये है क्वेश्चन आपका। अब देखो बच्चों, P1 अगर जीतता है, P1 जीत रहा है तो उसको 5 नंबर दिए जा रहे हैं, P2 को 0, ठीक है। अगर दोनों का मैच ड्रॉ हो रहा है, जैसे ड्रॉ कब होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 ये वाले नंबर आ जाएंगे डायगोनल, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा आपका। जैसे ये अगर ये डायगोनल पूरा आ गया तो मैच आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसको x=y, प्रत्येक खिलाड़ी को 2 अंक दिए। अच्छा साहब, छोटा क्वेश्चन है बच्चों, चलो। जैसे सबसे पहले थर्ड करते हैं एक बार, x3=y3। x3 डिनोट कर रहा है 3 राउंड, मतलब 3 बार उन्होंने फेंका, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, 3 राउंड के बाद क्या क्या कहानी हो सकती है बच्चों, है ना। जैसे एक बार फेंका, दूसरी बार, तीसरी बार, तो x3=y3। बच्चों तीनों का स्कोर बराबर कब कब आ सकता है? सर एक तीनों मैच ड्रॉ हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, पहला वाला जीत जाए, विन कर जाए, ठीक है ना, दूसरा ड्रॉ हो जाए, ठीक है जनाब, और तीसरा जीत जाए तो भी बराबर वाली पॉसिबिलिटी है। अच्छा ठीक है जनाब, समझ में आ रही कहानी? मतलब देखो तीनों मैच ड्रॉ हो जाए तब भी सेम स्कोर मिलेंगे भाई जी, ड्रॉ हो रहे हैं तो ड्रॉ पे कितने नंबर दे रहा है वो, 2 नंबर दे रहा है, तो दोनों के 6-6 हो सकते हैं, तीनों के 6-6। अब एक जीत गया भाई, एक जीत गया, एक ड्रॉ करवा दो, एक जीत गया, एक ड्रॉ करवा दो, फिर तीसरे वाले को जिता दो, हाँ सही है, ये भी हो सकता है। और दूसरे में पहले वाले को जिता दो, है ना, पहले वाले को जिता दो, आप ड्रॉ करवा दो, फिर विन करवा दो, ये भी सही है। तो बच्चों आपकी 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बस, है ना, इस तरीके से। चलो साहब बच्चों, मैच ड्रॉ होने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। सर कैसे पता लग रहा है? देखो कब होगा ड्रॉ, 1-1 पे होगा, 2-2 पे होगा, 3-3 पे होगा, 4-4 पे होगा, या 5-5 पे, 6-6 पे, तो 6/36 यानी 1/6 ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक सही है ना? अच्छा, अब बच्चों ड्रॉ कब होगा मैच आपका? जैसे पहला मैच ड्रॉ करवा दिया आपने, दूसरा ड्रॉ करवा दिया, तीसरा ड्रॉ करवा दिया, तो पहले मैच ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर उसके बाद फिर 1/6 सर, फिर 1/6, ये लो साहब, ये ड्रॉ हो गया यहां पर आपका, प्लस और क्या क्या हो सकता है। अब पहला मैच आपको जितवाया, 3 मैचों में से पहला मैच जीत गया वो, ठीक है, एक हार रहा है, तो 2 में से कोई भी एक मैच जीतेगा वो, तो 2C1 into, या फिर आप इसको ऐसे कहो, मैं छोटा और छोटा बनाता हूं क्वेश्चन को, रुको, है ना, और थोड़ा सा छोटा सोचते हैं इसको अपन, ठीक है बच्चों, थोड़ा आसान वाले लैंग्वेज में देखते हैं इसको ना, मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूं इसको, कैसे कर सकते हैं आसान। जैसे बच्चों मान के चलो आप कि ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए उठा लो आप, आसान बनाते हैं पहले इसको, क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। जैसे बच्चों तीनों मैच ड्रॉ हुए, तो पहला ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6, तीनों ड्रॉ हो गए, 1/6 का क्यूब, ये लो साहब। मैं इस पे काम कर रहा हूं, x3=y3। इनके स्कोर बराबर कब कब हो सकते हैं? या तो तीनों ड्रॉ हो जाए, प्लस एक ड्रॉ हो जाए, है ना, तो 3 में से एक ड्रॉ हो रहा है, 3C1, कौन सा ड्रॉ करवाना है वो नहीं पता मुझे अभी, भाई एक ड्रॉ करवाना है ना। अच्छा साहब, तो ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6, ये लो साहब, ठीक है साहब, बाकी के 2 मैच जिताने हैं। अच्छा बच्चों, तो 2 मैच में से फिर से जैसे एक बार P1 जीतेगा, एक बार P2 जीतेगा, है ना, जैसे 2 मैच रह गए, कौन सा मैच जीत रहा है वो नहीं पता, तो उसके अगेन 2 ऑप्शन इनटू। अब पहले P1 के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहां पर? जैसे बच्चों ड्रॉ कराने की कितनी, 6, तो 30 और 30, मतलब 30 रह गई यहां पर टोटल, देखो 30 ऊपर है, 15 ऊपर है, 15 नीचे है। जैसे P1 के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी P1 के, तो P1 जीतेगा जब 2 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो इस पूरे केस में P1 जीत जाएगा आपका, क्योंकि 4 बढ़ाए 2 से, 4 बढ़ाए 3 से, 5 बढ़ाए 2 से, इस तरीके से। तो P1 की जीतने की प्रायिकता कितनी, 15/36। अच्छा P2 के भी सेम, उसको भी आएगा सर 15/36। अच्छा तो बच्चों ये आपका केस आना चाहिए x3=y3 वाला, तो इसको सॉल्व करने पर 77/432 आ जाएगा ये, है ना, यानी कि थर्ड को तो मैच करवा दो T से।
थर्ड टी, ये कट गया, ये कट गया। सर अपने पास ए और बी ऑप्शन बचे हैं अब। अच्छा बच्चों चलो x3 इक्वल टू y3, अब इसको मैं डी का काम करता हूं एक बार। जैसे x3 का स्कोर y3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जनाब। अच्छा जैसे x3 का y3 से ज्यादा कह लो या y3 का x3 ज्यादा कह लो, दोनों का सेम ही मतलब है। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि भाई x3 का y3 से ज्यादा प्लस y3 का x3 से ज्यादा और प्लस दोनों का बराबर x3 इक्वल टू y3। अगर इन सब का सम 1 आना चाहिए। हाँ सर ये बात सही है। सर जितना आंसर इसका आएगा उतना ही आंसर इसका आएगा, तो मैं इसको m मान लेता हूं, उसको भी m मान लेते हैं, और इसका आंसर आ चुका है 77/432 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से m की वैल्यू कुछ आ जाएगी आपके पास। m की वैल्यू जो आएगी जनाब, तो उसमें फोर्थ का कौन सा आ रहा है, t, मतलब यही आ रहा है सॉल्व करने पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ रहा है, आप चेक कर लेना इसको। तो ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, जनरली बच्चा यहां तक सोच नहीं पाएगा, छोटी छोटी बातें बहुत मजेदार हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसको टफ वाली कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है जनाब। नेक्स्ट आ जाओ। चलो बच्चों नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है आप भी ऊपर, पी क्यू आर अशून्य वास्तविक संख्या है जो हात्मक श्रेणी में, ठीक है साहब, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि सब मैं कह सकता हूं कि 1/p 1/q और 1/r ये एपी में है, और 1/p 10th टर्म है, ये 100th टर्म है, और ये 1000 वाला टर्म है ये, ठीक है साहब। बच्चों डेल्टा एक्स वाई जेड निकालने पड़ेंगे, तो डेल्टा आपका क्या होगा सर, डेल्टा यहां पर होगा 1 1 1 है ना, 10 100 1000। बच्चों ये आएगा अपने पास क्यू आर पी आर और पी क्यू, ठीक है भैया। अब मैंने क्या करा, इसमें से पी क्यू आर कॉमन ले लिया डेल्टा में से, तो पी क्यू आर और 10 और कॉमन ले लो चाहो तो बच्चों यहां पर आपको 1 1 1, ठीक है, या 10 मतलब 10 को मतलब उसको देख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, 10 100 1000। बच्चों ये हो जाएगा 1/p 1/q 1/r, जहां तक कोई दिक्कत। ये तो एपी में है, एपी में है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूं, डेल्टा को थोड़ी देर के लिए ऐसा कह सकता हूं कि भैया पी क्यू आर तो 1 1 1 10 100 और 1000, इसको मैं कह सकता हूं a प्लस 9 टाइम्स ऑफ डी, मैंने एपी मान लिया ऐसे ही बस, a प्लस 9 टाइम्स ऑफ डी। इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये 100 टर्म है, यानी कि a प्लस 99 इंटू डी, ठीक है जनाब। और लास्ट वाला a प्लस 999 इंटू डी, ये लो साहब। अच्छा बच्चों देखो, अब अगर मान के चलो मैंने क्या करा, जैसे इसमें a से मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले में, ठीक है, या पहले अपन मान के चलो मैंने इसमें से 10 में से एक घटा दिया, तो देखो 999 और 999 ऐसा हो गया। ऊपर वाले में a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और दोनों को ऐड कर दिया, तो दो रो समान हो जाएंगे, मतलब आंसर 0 आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, मतलब यूनिक सोल्यूशन तो कभी नहीं आएगा। डेल्टा 0 आ गया मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अब बच्चों डेल्टा एक्स आपको एक बार सोचना पड़ेगा यहां पर, है ना, डेल्टा एक्स आपको सोचना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स के लिए सर रिप्लेस कर लो 1 0 0 से, फिर सर उसके बाद यहां पर y वाले टर्म्स, यानी कि 1 100 और सेम 1/q, मैंने पी क्यू आर बाहर कॉमन ले लिया ऐसा मान लो आप, ठीक है साहब। सर 1 1000 और दादा ये अपने पास हो गया 1/r ऐसा। बच्चों जब डेल्टा एक्स को सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा सर, डेल्टा एक्स को सॉल्व करने पर देखो, अच्छा 100/r माइनस दिस, तो 100 कॉमन ले लो यहां से आप, तो बच्चों आपको यहां पर मिलेगा 1/r माइनस का 10/q, इस तरीके से। दिस इज व्हाट डेल्टा एक्स। अच्छा बच्चों सेम कहानी डेल्टा वाई के साथ, देखो 1 0 यार सॉरी यहां पर आएगा 1 10 और 1/p, ठीक है, डेल्टा वाई यहां पर आ जाएगा 1 0 0, ठीक है बच्चों यहां तक। और नेक्स्ट आ जाएगा वो 1000 और 1/r, इसको सॉल्व करेंगे अपन 1 के साथ, तो सर ये 1 के साथ ही कर लो इसको अपन, ये वाला गया, यानी कि 10/r, ये भी सेम ही आ रहा है बच्चों, है ना। तो यहां से जब आप 10 कॉमन लेंगे तो बच्चों आपको यहां पर दिखेगा 1/r माइनस का 100/p, ऐसा दिखेगा आपको कुछ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है साहब।
माइनस के साथ दिखेगा कायदे से, मतलब आपको ये है ना ऐसा दिखेगा, पी क्यू आर बाहर चल रहा है, चलने दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। सेम कहानी डेल्टा जेड के साथ हो जाएगी, तो 1 10 है ना, और 1/p, 1 100 और 1/q, ठीक है 1 0 0, ये लो साहब। तो सर यहां से डेल्टा जेड भी सेम आना चाहिए, 1 के करस्पॉन्डिंग कर देते हैं 10/q, तो सर 10 कॉमन ले लो यहां से, तो 1/q माइनस का 10/p, ये लो साहब। अच्छा बच्चों, कोई भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, क्योंकि डेल्टा आपके पास 0 आ चुका है। अब डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, इन तीनों पर चर्चा करनी है हमें। अच्छा बच्चों देखो, अब थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आएगा बढ़िया सा। चलो कैसे करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यदि Q/R की वैल्यू 10 है, Q/R किस में आ रहा है, Q/R 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 Q/R, ये रहा डेल्टा x में, Q/R की वैल्यू 10 है, यानी कि डेल्टा x 0 हो जाएगा बच्चों। डेल्टा x क्या हो जाएगा आपका 0, तो डेल्टा ऑलरेडी 0 है ना, डेल्टा x 0 दे रखा है, ठीक है भैया। तो ये आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जैसे मैं एक बार Q को चेक कर रहा हूं, तो Z की वैल्यू 0 डाल दो सॉल्यूशन में, तो ये सब कुछ हट गया सर, यानी कि सर आंसर आ गया x + y = 1। क्या आ रहा है, सॉल्व सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, 9/10 = 1 आ रहा है, सही है। अच्छा यहां से 10 से डिवाइड कर दो, यानी x + 10y = 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। मुझे लगता है Q का आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि उसने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले हैं, इनफाइनाइट्स में से ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा इनफाइनाइट्स में से ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है जनाब यहां तक। अच्छा तो सर फर्स्ट का Q, तो सर ये D कट गया और सर फर्स्ट कट गया, B और C में से एक ऑप्शन आएगा। अच्छा साहब, अब बच्चों सेकंड का R, सेकंड का S, सेकंड चेक कर लो बस आप, R और S कोई हल नहीं है। अच्छा P/R कहां पे है, P/R की वैल्यू 0 100 नहीं है, P/R ये रहा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि डेल्टा y 0 नहीं है, देखो डेल्टा 0 है और डेल्टा y 0 नहीं है। आपने छोटी सी कहानी बच्चों पढ़ी होगी कि अगर डेल्टा 0 है और उन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन होता है। तो इसका आंसर मतलब यहां मैच होना चाहिए एस पर, यानी सेकंड का एस, सेकंड का एस, बी ऑप्शन लॉक कर दो, कहानी खत्म। तो ये भी अपने आप में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जनाब। ठीक है साहब, कहानी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घवृत्त से पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये लो साहब एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं हल्का सा, फिर उसके बाद हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी साहब। ठीक, ये लो, इसके ऊपर से एक ऑक्सिलरी सर्कल जा रहा है, सहायक वृत्त जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल इस तरीके से जा रहा है साहब। अरे यार दूसरा कलर लेते हैं, ये लो साहब सहायक सर्कल बन गया आपका। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा बच्चों, H कोई भी एक पॉइंट है यहां पर, दिस इज व्हाट H, जिसके कोऑर्डिनेट हैं α, 0। ठीक है सर। अच्छा, H से एक लाइन निकाली जा रही है इस तरीके से, तो यहां पर वो कट कर रही है, वो पॉइंट है आपका E। देखो दीर्घवृत्त, अच्छा ये पॉइंट है आपका E और ये पॉइंट है आपका F। अच्छा बच्चों, ये एंगल आपको फाई दे रखा है, ये एंगल आपको फाई दे रखा है। बच्चों सहायक वृत्त की इक्वेशन कितनी हो जाएगी सर्कल की, सर ये हो जाएगा x² + y² = 4, यानी f के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 cos φ और 2 sin φ। ठीक है भैया यहां तक। अच्छा, अब बच्चों ई से एक टेंजेंट निकल रही है इस तरीके से, जो इसको x एक्सिस पे आगे चल के यहां कट कर रही है, दिस इज पॉइंट कैपिटल X, है ना। अब ई के पॉइंट कितने होंगे सर, ई के कोऑर्डिनेट होंगे यहां पर 2 cos φ तो सेम ही रहेगा सर, 2 cos φ तो सेम ही रहेगा, और सर नेक्स्ट हो जाएगा आपका √3 sin θ, यानी sin φ, sin φ। भाई ये cos θ भी sin θ याद आ रहा है ना। अच्छा बच्चों, इलिप्स की इक्वेशन बताओ मुझे, इक्वेशन क्या आ जाएगी स्पर्शरेखा की, तो सर x × x1, x1 मतलब 2 cos φ / 4 प्लस y × y1 मतलब √3
साइन 5 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स एक्सिस को कट करेगी y इक्वल टू 0, यानी कि ये वाले पॉइंट आपके पास सीधे सीधा आ गए 2 अपॉन कॉस 5 कॉमा 0। अच्छा बच्चों ठीक है, अब आपको क्या क्या पूछा गया है, एफ जी एच का क्षेत्रफल, एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो एफ जी एच तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया सर 1/2 आधार, आधार हो गया सर अपने पास 2 cos 5 में से 2 घटा दो यानी अल्फा घटा दो इनटू शीर्षलंब, शीर्षलंब हो गया y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 sin 5। और बच्चों यहां से मैं अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट सबका बराबर होगा, 2 cos 5 सबका बराबर होना चाहिए। ये लो साहब ठीक है। अब आपका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है देख लो एक बार। चलो साहब, जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, तो 5 की वैल्यू π/4, 5 की वैल्यू π/4 पर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √2, है ना। तो ये आ गया बच्चों आपके पास डेल्टा आना चाहिए हाफ, यानी 2√2 माइनस √2 और इंटू 2 इंटू 1/√2। सर 2 से 2 कट गया, आंसर 1 आना चाहिए तो 1 आ रहा है साहब। ये लो फर्स्ट का क्यूब सर ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन बी कट गया, ठीक है साहब, सी और डी में से एक होगा। अब तीसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे π/3 डालो, π/3 डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 cos 60 होता है हाफ यानी कि 1, अल्फा आ गया 1। अब यहां पर डालो आप π/3 तो डेल्टा इक्वल टू हाफ, है ना, 2 माइनस का 1 इंटू 2 और √3/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया इस तरीके से, सही है ना बच्चों। यहां पर π/3 60 डिग्री होता है, 60 cos 60 कितना होता है 1, सही है, हाँ cos 60 तो 1 ही होता है, सही है √3/2। थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों कुछ यार शायद। अगर हम π/3 डालेंगे यहां पर, है ना, π/3 हमें कौन सा चेक करना है, सेकंड का टी और है, सेकंड से ही काम बन जाएगा अपना, है ना, सेकंड ही खत्म हो जाएगा अपना। तो अल्फा की वैल्यू π/3 60 डिग्री, cos 60 होता है अपना हाफ यानी कि अल्फा आ गया 1, ठीक है। यहां 60 डालो तो हाफ 2 अपॉन cos 60, अच्छा ये 4 हो जाएगा क्योंकि 1/2 पर जाएगा 4 हो जाएगा ना, ठीक है साहब। तो आंसर आना चाहिए 3√3/2 यानी कि साहब सेकंड का टी यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है साहब। तो बच्चों इसके साथ आपकी कहानी खत्म होगी। तो अपन इसको भी थोड़ा सा मॉडरेट कहना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन है, बट ठीक है, हल्की सी गलती यहां पर हो सकती है। तो ठीक है बच्चों, अपनी कहानी यहीं पर खत्म होती है, ठीक है साहब। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ओवरऑल पेपर ठीक था अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ मतलब मैं कह सकता हूं कि कुछ चीजें बहुत मजेदार पूछी गई हैं, 1-2 क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन आप मान लो इजी हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं साहब, ठीक है साहब। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।